So welcome back to our channel। तो आज हम मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट ये पार्ट में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, सो आज हम शुरुआत करेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में या गैस से सॉलिड में बदल सकता है? तो आंसर है यस। तो ये हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के चेंज होने से मैटर में क्या चेंज आता है? तो हमने पहले ही पढ़ा है, जब टेम्परेचर राइज होता है तो सॉलिड को अगर हम जो सॉलिड है अगर हम उसे हीट करें तो उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, और वो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ती है तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी बढ़ेगी। जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगी तो वो लिक्विड बन जाएगा, जो मैटर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर टेम्परेचर को और बढ़ाया जाए तो क्या होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स में जो स्पेस है वो भी बहुत बढ़ जाती है, जिससे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि गैस में सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है। तो यहाँ पे कुछ एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। पहला है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो टेम्परेचर लगता है उसे कहते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। हर एक सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है कि आइस को हम कितने टेम्परेचर में रखें जो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273 केल्विन। एक्चुअली 273.16 है, विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। अब केल्विन क्या है? तो केल्विन मतलब कि केल्विन भी जैसे हम बोलते हैं कि आज टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस, तो वैसे ही क्या होता है, केल्विन भी टेम्परेचर मापने के लिए एक यूनिट है। ओके, केल्विन में हम किसी भी टेम्परेचर को कैसे मापेंगे? सपोज आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब अगर उसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली 0 डिग्री में प्लस 273 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो होगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 273 केल्विन। वैसे ही उसके बाद आता है फ्यूजन। ये तो हमने क्या देखा कि सॉलिड कौन से टेम्परेचर पे उसे हीट किया जाए जिससे वो लिक्विड में बदल जाए, सिर्फ वो टेम्परेचर की बात थी। अब सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन। ये है फ्यूजन। ओके, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो फ्यूजन। और वहीं अगर लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, मतलब कि समझो वाटर है, वाटर का अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा करेंगे ना तो वो क्या होगा? आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड से सॉलिड में अगर कन्वर्ट होता है कोई भी मैटर तो उसे क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन। फिर उसके बाद आते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 पे एक बोल्ड लेटर्स में क्वेश्चन दिया होगा, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो? Heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles। अब क्या हुआ, आइस में से जब वाटर में कन्वर्ट हुआ ये मैटर,
मतलब कि जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने में जो हीट लगती है वो उस प्रोसेस में ही यूज हो जाती है। जो हीट एनर्जी है वो फ्यूजन में ही यूज हो जाती है। ओके, as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker। अब जिस भी बीकर या फिर वेसल में आप आइस को मतलब फ्लेम पे, मतलब सपोज आपने वेसल लिया, उसमें आपने आइस को रखा और नीचे से गैस चालू कर दिया और उसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो आइस को कन्वर्ट करने में वो हीट काम आई है। वो जो हीट है वो वेसल के किसी भी पार्टिकल, वेसल के पार्टिकल्स में छुप जाती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब फ्यूजन होता है तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। जो हिडन हीट होती है, जो वेसल के पार्टिकल में छुप जाती है, उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। और अगर ये चीज फ्यूजन के टाइम होती है तो उसे कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक्चुअली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point, it is known as latent heat of fusion। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर हमने उस सॉलिड पे नहीं डाला है। जो नॉर्मल एयर प्रेशर है वही एयर प्रेशर के अंडर मेल्टिंग पॉइंट पे अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट लगती है, जितनी हीट एनर्जी लगती है, उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा कि आइस कौन से टेम्परेचर पे हीट किया जाए जिससे वो वाटर में कन्वर्ट होता है, तो अब वाटर को किस टेम्परेचर पे हीट किया जाए जो वो वाटर वेपर में बदले या वेपर में बदले। ओके, तो वाटर को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, अब 100 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपल, जैसे मैंने बताया था, जितना डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यहाँ पे 100 है प्लस 273 मतलब 373 केल्विन टेम्परेचर पे अगर वाटर को हम हीट करेंगे तो वो क्या होगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर पॉइंट होता है जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू होता है, उसे कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। अब उसके आगे लिखा है बॉइलिंग, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे बॉइलिंग। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेनन, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। एटमॉस्फेयर में से वो हीट एनर्जी इकट्ठा करते हैं ताकि वो वाटर में से वेपर में कन्वर्ट हो सके, वाटर में से स्टीम में कन्वर्ट हो सके। ओके, तो ये बॉइलिंग की डेफिनेशन थी। अब उसके बाद आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उससे पहले वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैज मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अब तक सिर्फ शुरू हुआ है। तो वाटर अगर सेम टेम्परेचर पे होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है, जबकि अगर सेम टेम्परेचर पे वो गैसियस फॉर्म में होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद
This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. अब यहाँ पे क्या था, आइस के पार्टिकल्स ने एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब की थी, इसलिए उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा था। अब वाटर के जो पार्टिकल्स है उन्होंने एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब की, क्यों? क्योंकि उन्हें वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना था, इसलिए। अब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए उन्होंने जो हीट एब्जॉर्ब की है, जो हिडन हीट एब्जॉर्ब की है, उसे कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉलिड है तो वो सॉलिड के बाद लिक्विड हो, फिर उसके बाद ही गैस में कन्वर्ट हो। ऐसे बहुत सारे सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो अगर कोई सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर कोई भी गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आगे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड को अगर हम एक ऐसे वेसल में लें और उसे अगर हम हीट करें, ऊपर से हम ऐसे वेसल रख दें, तो क्या होगा, एमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। फिर गैस में कन्वर्ट होके जब एस्केप होने की जगह नहीं होगी, तब क्या होगा, वो डायरेक्टली ये जो हमने ऊपर वाला वेसल ढक के रखा है वो वहां पे ऐसे साइड में सॉलिड के स्टेट में वहां पे चिपक जाएगा। वैसा ही सेम कैम्फर में होता है। कैम्फर मतलब कि कपूर। कैम्फर की स्पेलिंग होती है CAMPHOR। कैम्फर मतलब कि कपूर। कपूर भी डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। कैसे? उसको हीट कर दे तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं आ सकता है, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा। फिर उसके ऊपर अगर आपने वेसल ढक के रखा है तो वो डायरेक्टली गैस में से सॉलिड बन जाता है और उस वेसल पे चिपक जाता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद ये सेम डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। तो अब हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है वो बेसिकली आपको पता ही होगा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वेपर एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू हीट एनर्जी। जब रूम टेम्परेचर पे यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ना हम उसको हीट दे रहे हैं या ना ही हम उसे उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे ही अगर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं इवेपोरेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस नहीं कर पाते। अब फर्क ये है कि इवेपोरेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पे होता है, इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे होता है, और बॉइलिंग में हम आर्टिफिशियली जो पानी है या लिक्विड है उसे हम हीट देते हैं। तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता है, बल्कि जो हम टेम्परेचर देते हैं उसे, जो हम हीट देते हैं उस पे, वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। अगर रूम टेम्परेचर पे हो तो इवेपोरेशन, और अगर हम उसे हीट दे रहे हैं तो वो बॉइलिंग। बेसिकली 4 फैक्टर्स होते हैं इवेपोरेशन के। पहला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कि जो जहां पे भी वाटर या लिक्विड प्रेजेंट है तो उसका एरिया कितना बड़ा है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन। जैसे कि आपकी मम्मी घर पे कपड़े सुखा दी होगी, तो कपड़े हम जितने ही फैला के डालते हैं ना उतना ही वो जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इवेपोरेशन ज्यादा होता है, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो एकदम बढ़ गया। फिर सेकेंड पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में अभी जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी जल्दी आपके कपड़े जल्दी सूखेंगे। ओके, तो जैसे समर में है तो समर में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते होंगे। विंटर में टेम्परेचर कम होता है तो कम टेम्परेचर के कारण वही कपड़े देर से सूखते हैं।
तो ये आप नॉर्मल डिफरेंस कर पाएंगे अपनी लाइफ से रिलेट करके। ओके, अब थर्ड पॉइंट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब कि एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, यानी कि वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में है वो ज्यादा होता है, तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में इतना सारा वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब आते हैं विंड स्पीड पे, कि हवा की स्पीड कितनी है। अगर विंड स्पीड ज्यादा होती है, अगर हवा जोर जोर से लग रही होगी, तो आपने जो कपड़े सुखाए वो जल्दी सूखेंगे, और वहीं अगर हवा कम चल रही होगी तो आपके कपड़े बहुत लेट सूखेंगे। ये भी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल। तो विंड स्पीड जैसे ही बढ़ती है, इवेपोरेशन भी उसके साथ बढ़ता है। विंड स्पीड जैसे ही घटती है, तो इवेपोरेशन भी उसके साथ घटता है। तो ये थे बेसिक 4 फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन। ये दोनों मिला के आपको 3 मार्क के आंसर में पूछा जा सकता है। ओके, तो उसके बाद हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। अब आप पाम पे, अपने हाथ में पाम पे थोड़ा सा परफ्यूम लेना। आप जब हाथ में थोड़ा सा परफ्यूम लोगे तो वो परफ्यूम जल्दी ही वेपराइज हो जाता है, और वो परफ्यूम जब वेपराइज होता है तो आपके हाथ में थोड़ा सा ठंडा ठंडा जैसा फीलिंग आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो परफ्यूम है वो इवापोरेट हो चुका है। तो इसमें क्या लिखा है? In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the lost energy during evaporation. अब evaporation के टाइम जो पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी लूज कर दी, उसके लिए वो जो एटमॉस्फेयर है उसमें से एनर्जी फिर से गेन करते हैं। पार्टिकल्स ने इवेपोरेशन के टाइम अपनी एनर्जी लूज कर दी, इसलिए वो एटमॉस्फेयर से वापस एनर्जी गेन करते हैं। अब एटमॉस्फेयर में से जब एनर्जी गायब हो जाती है, तब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गिरता है, और उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट इवेपोरेशन की वजह से क्रिएट होती है। अभी सपोज आपका जो टेरेस है, समर में अगर आप जाके ऊपर पानी छाट के आओगे और थोड़ी देर बाद अगर वहां जाके देखोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके आसपास ठंडी हवा चल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे इवेपोरेशन हुआ है। ओके, तो इवेपोरेशन एक कूलिंग इफेक्ट भी क्रिएट करता है। फिर उसके बाद why should we wear cotton clothes in summer? अब समर में हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? अब समर है तो मतलब ऑब्वियसली जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और उस हाई टेम्परेचर की वजह से आपको पसीना आता है। तो कॉटन क्या है, पानी को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वैसे ही वो आपके पसीने को भी एब्जॉर्ब करता है, और वो इजीली एटमॉस्फेयर में उसे इवेपोरेट होने देता है, जिससे आपको गर्मी कम लगती है। इसलिए हम क्या करते हैं, समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर उसके बाद व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब हमने क्या किया है, एक ग्लास लिया है, उसमें कुछ आइस के क्रिस्टल्स रखे हैं। ओके, तो यहां क्वेश्चन ये है कि हमने अंदर आइस रखा है, तो ग्लास का जो बाहर का सरफेस है वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों हो जाते हैं? अब सिंपल, यहाँ पे ना कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन क्या होता है? इवेपोरेशन का उल्टा। रूम टेम्परेचर पे अगर जो वाटर वेपर है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ग्लास के आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे वाटर वेपर प्रेजेंट है। उस वाटर वेपर पर अगर ये टेम्परेचर, ये जो कोल्ड टेम्परेचर है आइस का, वो इफेक्ट करता है, तो वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ग्लास के बाहरी सरफेस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे।
ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो हम अगले वीडियो से सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप नीचे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। सब्सक्राइब बटन को भी दबा दे और उसके बाजू में बेल आइकन मिलेगा, उसको भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।